लौट कर आई, बोली तेरा ब्याह हो लिया, अब इससे बुरा तेरे साथ क्या हो सकता है। तो मेरा तो मैक्सिमम हो चुका होगा, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, मेरी नई नई शादी हुई, मैंने पवन जी को फोन किया, ये सीनियर पति हैं, ये पतियों की दुनिया के भी डीजीपी हैं। मैंने इनसे फोन करके पूछा, मैंने कहा भाई साहब मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी लुगाई का जन्मदिन कभी ना भूलूं। कसम है बरेली वालों, केवल वो लोग ताली बजाना जिन्हें बात समझ में आए। मैंने कहा भाई साहब मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी लुगाई का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोले एक बार भूल जा। मैं समझ गया जी आगे सुख से जीवन कैसे जीना। ऐसे ऐसे सवाल कर दिया, दुनिया में कोई माई का लाल उनके जवाब नहीं दे सकता। अभी पिछले दिनों मेरा जन्मदिन आया तो मुझसे पूछने लगी, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं। मैं कहा तू मेरी बात सुन लिया कर, घर में हंस बोल कर रह लिया कर, कभी ये बड़े बड़े लोग घर आ जाए इनकी इज्जत कर लिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा जी, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। काम तो गिफ्ट से ही चल रहा है। और ये कोई हमारे बीच में झगड़े वगड़े नहीं होते, ये सारे झगड़े अतिथि करवाते हैं। पिछले दिनों पवन जी आए मेरे घर, मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा था, देखकर भावुक हो गए, जीवंत होना देखकर भावुक हो गए। बोले चिराग जैन तुम्हारी जोड़ी तो राम सीता जैसी है। मैंने कहा जी खाक राम सीता जैसी है, ना ये धरती में समाती ना इसे कोई ठाके ले जाता। ये हमारे असली कष्ट है साहब। अच्छा पवन जी आप कितने ही बड़े अधिकारी बन जाओ, कितने ही बड़ा महकमा संभाल लो, कितने ही बड़े पद पर बैठ जाओ, एक ताने से मुक्ति नहीं पा सकते। दिन में 20 बार कहेगी तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। केवल उन बेचारों ने ताली बजाई है जिनकी बनी हुई है। अब तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। कोई ढंग का मिला होता तो मैं कितनी खुश रहती। जैसे हम नहीं मिलते इन्हों को धनपति कुबेर मिल रहा। लेकिन बोलती है साहब, एक दिन मैंने यही लपका, मैंने कहा देखो प्राणी यदि प्रसन्न रहना चाहे तो प्रसन्नता उसके भीतर होती है, बाहर की परिस्थितियां उसके सुख और दुख के लिए जिम्मेदार नहीं होती। वो बोली कैसे, अब मैं सिद्ध करता हूं और सही सिद्ध कर दूं तो एक बार घनघोर तालियां बजाना, चांद उगाया है आसमान में इस कवि सम्मेलन को देखने के लिए। मैंने कहा इन महिलाओं को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो, इससे बढ़िया जगह तो नहीं बनाई जी ब्रह्मा जी ने, वहां इनकी कोई सहेली मिल जाए। पहला संवाद क्या होगा, अप्सरा को देखा, देखिए ड्रेसिंग सेंस ही नहीं, कैसे कैसे कपड़े पहनती है। एक हम साहब हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां हमारा कोई दोस्त मिल जाए, एक ही बात पूछेगा यमराज की बेटी देखी। हम यमराज की बेटी में भी सुख ढूंढ लेते हैं साहब, कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है। और एक वो आता है अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद दिवस, करवा चौथ। तालियां मिलकर बजाओ ऐसे ना बने की करवा चौथ। करवा चौथ के दिन देखो आप महिलाओं को 25 रुपये की मेहंदी लगवा कर आएंगी फुटपाथ पर पट्टे पर बैठकर, और पूरे घर में हंगामा। देखियो कैसी लगी है, देखियो बेल नहीं बनी, देखियो पोरवा नहीं भरा। एक हम साहब 2500 रुपए की पी कर आएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। इसे कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। तो हम तो सादगी में विश्वास रखते हैं, फालतू का तनाव लेते नहीं है। एक आजकल इन्होंने नया टोटका निकाला है बाबूजी, जब इनका घूमने फिरने का मूड हो, आउटिंग पर जाने का मूड हो, पिकनिक मनाने का मूड हो, तो आध्यात्मिक बहाना ढूंढ के लाती है। मैंने वैष्णो देवी के दर्शन बोल रखे हैं, अगला मना नहीं कर सकता। एक दिन कटरा लेके जाएगा, 4 दिन खुद काटड़ा बन के पटनी टॉप घुमाता फिरेगा। मैं देश के सभी देवी देवताओं का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं साहब, एक भी देवता विदेश में नहीं बसा। वरना ये कभी भी कह सकती थी हमने लंदन वाले भैरू जी की जोत बोल रखी है। आदमी भैरू जी की जोत जलवाने के चक्कर में खुद बजरंगी हो लेता। लेकिन हम पति हैं साहब, हमें बड़ी से बड़ी चुनौती से जूझना आता है। ऐसी परिस्थिति में भी हम कष्ट में नहीं रहते। हम भी कभी भी बोल सकते थे हमने बैंकॉक वाली देवी के दर्शन बोल रखे हैं। तो हमारा आनंद तो नॉन स्टॉप है, हम लोग आनंद में रहना जानते हैं। और ऐसा नहीं है ये परिस्थिति यहाँ की है। सुदीप ने शहीदों की बात की, सैनिकों की बात की, सौरभ भाई ने बात की। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। डोकलाम में जब युद्ध का माहौल बना, ध्यान से सुनना इस बात को,
आपकी चेतना मांगेगी ये बात। जब डोकलाम में युद्ध का माहौल बना तो देश में कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाए गए, सुपर सिक्योरिटी जोन। वहां पर गोला असला बारूद रखा जाता है, वहां देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को रखा जाता है, युद्ध के समय में महत्वपूर्ण दस्तावेज वहां रखे जाते हैं, वहां सबका प्रवेश निषेध होता है। ऐसे एक विशेष सुरक्षा क्षेत्र में एक अनजान हवाई जहाज लैंड कर गया। जैसे ही वो लैंड हुआ तो उसे चारों ओर से आर्मी ने घेर लिया। बोले भाई तू यहाँ कैसे आ गया? बोला जी मेरा फ्यूल खत्म हो गया था, मेरा पेट्रोल खत्म हो गया था, मुझे मजबूरी में लैंड करना था, मैंने यहाँ लैंड कर लिया। आर्मी ने उसे सारी रात अपने पास रखा, उसकी तफ्तीश की, कहीं दुश्मन का जासूस ना हो, कहीं दुश्मन ना हो, कहीं कोई आतंकवादी ना हो। जब सारी रात पड़ताल करके संतुष्ट हो गए तो उसे हिदायत देकर छोड़ा, आज तो तूने यहाँ जहाज लैंड किया है, आज के बाद अगर तू मजबूरी में भी यहाँ आया तो जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। अगली शाम वही पायलट उसी जहाज में एक सवारी साथ बैठा के फिर वहीं लैंड कर गया। सेना ने पूछा रे तुझे कल समझाया था समझ नहीं आया, अगर उसका दर्द आपकी आंखों में तैरे तो उसे तैरने देना। सेना ने पूछा तुझे कल समझाया था समझ नहीं आया? बोला साहब मेरे साथ बाद में आप चाहे जो कर लेना, ये मेरी पत्नी साथ में है, पहले इसे ये बता दो मैं कल रात कहाँ था। अच्छे भाई, वाह, बहुत अच्छे। इस कष्ट से कोई मुक्ति नहीं है, इस कष्ट से मुक्ति पाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इस कष्ट से प्रूफ हो चुके हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, महिलाओं के विषय में बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारा आनंद लेते हैं। 4 पंक्तियां आपको बताना चाहता हूं। अरे ये लॉकडाउन का दौर तो अभी अभी आपने बिताया है ना। इस लॉकडाउन में जब अस्पतालों पर ताले थे, जब थाने में पुलिस वाले नहीं मिलते थे, जब अदालतें बंद थी, आपके काम धंधे व्यापार बंद थे, जिंदा होना और अपनी मोहर लगाना, उस समय एक विभाग ऐसा था जिसका ना कभी बजट कम हुआ, ना कभी मैनेजमेंट बिगड़ी। वो विभाग इन्हीं महिलाओं की रसोई थी जिन्होंने आपके लॉकडाउन को पिकनिक में तब्दील कर दिया। इन महिलाओं के सम्मान में 3 पंक्तियां पढ़ता हूं, जिंदगी की सबसे छोटी कविता और सबसे बड़े अर्थ आप तक पहुंचा दे। बात चल रही थी कि बुलडोजर चलाकर दुष्कर्म करने वालों से बदला लिया जाता है। ये राजनीति, ये टेलीविजन चैनल, ये फिल्में, ये कभी नहीं बता पाएंगे कि महिलाओं की इज्जत कैसे की जाती है, क्योंकि ये शिक्षा बचपन में हमें घुट्टी में घोल कर पिला दी जाती है। 3 पंक्ति की कविता पढ़ता हूं और बरेली बताए कि आपके घरों में कितने संस्कार जीवित हैं। कि मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया, मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया, ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं। सलाम करता हूं आपकी इन तालियों को। अच्छी कविता पर इतनी तालियां मिल जाएं तो लगता है कि आपको कविता सुननी आती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हम लोग किसी के संघर्ष की यात्रा नहीं देखते, हम उसकी सफलता का मंच देखते हैं। हम लोग ये देख सकते हैं कि आज इतने बड़े अधिकारी बनकर पवन जी यहाँ आए हैं, उनका इतना सम्मान हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा था। लेकिन इस पद तक पहुंचने के लिए, इस सम्मान को पाने के लिए उन्होंने कितनी रातें अपने परिवार से दूर बिताई होंगी, इसका एहसास ना आपको हो सकता है ना हमें हो सकता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सबसे छोटा काव्य पाठ कर रहा हूं जीवन का। मुझे बता देना कि मेरा घनत्व बड़ा था। कि त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए। कहा कविता सुनने वाले बैठे मेरे साथ होना। कि त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। सैल्यूट करता हूं आपको। त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। और घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार, आपकी आस्थाएं आपकी हथेली तक आ जाएं। घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। दिल बच्चा है, सपनों के संग पिकनिक करता रहता है। दिल बच्चा है, सपनों के संग पिकनिक करता रहता है। बूढ़ा एक दिमाग हमेशा चिक चिक करता रहता है। ले जाना ये 2 पंक्तियां अपने साथ। कि दिल बच्चा है, सपनों के संग पिकनिक करता रहता है। बूढ़ा एक दिमाग हमेशा चिक चिक करता रहता है।
वक्त जिसे तुम सारी दुनिया का सरताज समझते हो। एक कवि का स्वाभिमान बोलता हूं कि वक्त वक्त जिसे तुम सारी दुनिया का सरताज समझते हो, मेरी एक दीवार घड़ी में टिक टिक करता रहता है। हम लोग वक्त को अपने पास बांध कर रखने की कला जानते हैं, और अब अपने वक्त को थाम कर बैठिए। मैं जिस शख्स को आवाज देने वाला हूं, वो आपके वक्त की दोनों सुइयों को पकड़ लेगा, आपकी धड़कनों। सरस्वती को प्रणाम करता हूं। आप सभी को नमन। मंच को चरण स्पर्श। आपकी इस खूबसूरत नगरी में पहली बार आया, इसलिए यहाँ के तौर तरीकों से ना वाकिफ हूं। कहीं मुझसे कोई चूक हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। गीत आरंभ करूं उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। यहाँ मेरे जितने भी नौजवान दोस्त बैठे हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरे गीत की कोई भी लहर आपके हृदय के किनारे से टकराए तो मुझे हौसला दे, हिम्मत दे, दाद दे। मेरे पिता की उम्र के लोग यहाँ जितने बैठे हैं, उनसे दुआएं मांगता हूं और निवेदन करता हूं कि इससे पहले चार स्वागत भाई साहब। ये अभी का जो एपिसोड था, आदरणीय पवन जैन साहब का जो सम्मान था, हमारी आंखें चौंधिया गई कि इतना नगर जो जिस जगह से यहाँ से चले गए हैं इतने साल बाद भी उनका पुराना शहर कितनी मोहब्बत करता है। अभी चिराग जैन ने जो काम किया वो उससे भी ज्यादा बड़ा काम था, क्योंकि महफिल थोड़ी सी बिखर गई थी। उस बिखरी हुई महफिल को दोबारा फिर उसी स्थिति में लाना, ये बहुत हिम्मत की बात होती है। इसलिए मैं चाहूंगा सही हो वो दवाएं दे दे। क्या कहने।